मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, गुरुकुल एसकेजे क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि रूटीन के अनुसार मैं पाठ्य पुस्तिका का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आता रहूँगा। आज रूटीन के अनुसार इतिहास क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 का लेकर मैं आया हूँ, जो अभी पढ़ाई शुरू हुई है। अभी मैं कुछ दिनों तक पार्ट 1 का सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देता रहूँगा। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको देता रहूँगा। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास के लेसन पहला पार्ट सिंधु घाटी की सभ्यता से हम लोग इन सारे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग चले। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। फिर से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं एक क्वेश्चन को सुन लेंगे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। फिर से एक बार क्वेश्चन, ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति देवी की। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। फिर से क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति देवी की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। पांचवा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को। अगर परीक्षा में आ जाए कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है तो आप सीधे छाप दीजिएगा अशोक को। अशोक को प्रियदर्शी नाम के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो लक्ष्मणा अध्यक्ष। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो लक्ष्मणा अध्यक्ष। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन हुआ करता था? तो लक्ष्मणा अध्यक्ष। यहाँ पर आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि सर टकसाल क्या होता है? तो टकसाल जैसे अभी वित्त मंत्री हम लोग कहते हैं ना, धन का मालिक, उसी तरह से प्राचीन काल में मौर्यकालीन काल में टकसाल जो धन वित्त के मालिक होते थे उनके प्रधान को लक्ष्मणा अध्यक्ष कहा जाता था। तो फिर से एक बार ये क्वेश्चन है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो लक्ष्मणा अध्यक्ष होता था। सातवां क्वेश्चन में आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन। फिर से एक बार सुन लीजिए, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन की जानकारी मिलती है, मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। 8वां क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो आप अशोक छापेंगे, आप अशोक छाप देंगे। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था, तो आप सीधे अशोक को छाप दीजिएगा, सीधे अशोक को छाप दीजिएगा। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। 9वां क्वेश्चन, एलोरा और कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि एलोरा में कैलाश मंदिर
किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पर आइए। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध। मगध। अगर यह परीक्षा में आ जाए कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा मगध को। सीधे छाप दीजिएगा मगध को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 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 अगर परीक्षा में आ जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 18। कितना है? 18। कितना है? 18। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य जी। 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 अगर हम लोगों से परीक्षा में यह क्वेश्चन आ जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो हम लोग डायरेक्ट छाप देंगे चाणक्य जी। डायरेक्ट छाप देंगे चाणक्य जी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयभद्र ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयभद्र ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयभद्र ने किया था। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयभद्र ने किया था। उदयभद्र ने किया था। आप सीधे छाप देंगे। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग लिख दीजिएगा पाकिस्तान में। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व। कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व। अगर यह प्रश्न आ जाए कि कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था, राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व। कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगाधनीज कौन था? तो राजदूत था। 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 अगर यह क्वेश्चन आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मेगास्थनीज कौन था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा राजदूत था। कौन था? तो राजदूत था। हीनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि हीनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। अब अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। जीवक वैद्य किस वंश के काल में हुआ था? तो हर्यक वंश के काल में। हर्यक वंश के काल में। जीवक वैद्य किस वंश के काल में हुआ था? तो हर्यक वंश के काल में। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन को कहा जाता है। यहाँ पर जितने सारे प्रश्न हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा में तो पूछा ही जाएगा और जनरल कंपटीशन सब में भी ये सब प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर विषय का देता रहा हूँ। आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को पाठ्य पुस्तिका एक अच्छे से कॉपी में नोट बनाएंगे, पाठ्यपुस्तिका कॉपी में नोट बनाएंगे और इन सारे प्रश्नों का आप मनन करते रहेंगे। आपको IAS, IPS, बैंकिंग और रेलवे में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी जीके तैयार करने में, और दूसरा आपका कोर्स भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो मैं सभी छात्र छात्राओं से यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि आप सभी लोग मन लगाकर अध्ययन करेंगे और इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो मैं प्रत्येक दिन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसका मनन करेंगे। आपको आगे की परीक्षा में बहुत भूमिका निभाने में यह मदद करेगा, आपको बहुत सहायता प्रदान होगी। इसलिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही विनती करता हूँ कि मन लगाकर आप लोग पढ़िएगा और गुरुकुल SKJ के इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा आकर हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को ऐसे तो बना कर देखिए
कि भगवान स्वयं आपसे आपके मन चाहा चीज़ों को पूर्ति करने के लिए, पूछने के लिए आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी छात्रों से विदा लेता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सफलता के सोपान पर चढ़े। धन्यवाद।